हेलो स्टूडेंट। वाइस प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अपना सेशन 3 लेके आए हैं एसएससी जेई 2024 प्रीलिम्स प्रेप सीरीज का, जो सब्जेक्ट हमारा फिर से है आरसीसी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है स्क्रीन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार्स इज मोर देन। ऑब्वियसली सी बात है, अगर डिफॉर्म्स बार की बात होती है तो सबसे पहले डिफॉर्म बार्स में कितने परसेंट इंक्रीज हो जाते हैं? 60%। दैट मीन्स हमारा, अगर आपका अगर अगर हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा बार्स डिफॉर्म्ड है तो प्लेन बार्स में जो बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है उसे कंपेयर में 60% क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या होगा डिफॉर्म्ड बार्स में? प्लेन बार से कंपेयर में 60% इंक्रीज हो जाता है। साथ साथ प्लेन बार्स अगर कंप्रेशन में है तो 25% भी इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू बार्स इन टेंशन। तो आपका प्लेन बार अगर टेंशन में है तो इसके कंपेयर में कंप्रेशन में होगा तो 25% इंक्रीज करेगा, और साथ साथ डिफॉर्म्ड बार्स होगा तो 60% इंक्रीज करेगा। क्लियर है? आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, reinforcement that is no longer required for flexure beyond a certain section shall however be extended by d or 12 whichever is greater before being curtailed. And second है, at least half of the bar should be bent up at the cutoff point. And the third है, shear capacity at cutoff point should be at least 1.5 times the shear force at that section. shear force at क्या है हमारा बेटा? shear force at that section। अच्छा, इसका ऑप्शन हमारा लास्ट वाली ऑप्शन रह गया है, ये ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट वाला ऑप्शन रह गया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं बात करता हूं करेक्ट स्टेटमेंट्स का, तो कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट सही है हमारा? कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है हमारा ये सही है, इस ये पूछ रहा है हमारा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारा क्या क्या हमारा सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है हमारा। इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है हमारा। आपका, अगर हम बात करते हैं, कि आपका क्या बोलता है हमारा, डी और 12 फाइव क्या बोल रहा है हमारा? डी और 12 फाइव क्या बोला बेटा हमारा? डी और क्या बोल रहा है बेटा हमारा? 12 फाइव। तो आईएस कोड का क्लॉज बोलता है हमारा कि भाई साहब आपका डी और 12 फाइव तक बार डाया हमारा होगा, ठीक है ना? जिसके बियॉन्ड हमारा क्या बोल रहा है, फॉर कटलमेंट रिफोर्समेंट शैल एक्सटेंड बियॉन्ड द पॉइंट एट विच इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट फ्लेक्सियोर। और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डी और 12 फाइव होना चाहिए। इसके साथ और भी हमारा क्लॉज है, देख सकते हैं 26.2.3.1। आपको हम दिखा रहे हैं फिगर से। अब देखिए फिगर से, अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली बी जो है हमारा, आपको पढ़ाया गया है कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कटलमेंट है, और सी क्या हमारा एक्चुअल पॉइंट ऑफ कटलमेंट है। बिकॉज आपको यहाँ बी टू सी एक्सटेंड करना होगा, और जब बी टू सी एक्सटेंड करेंगे तो क्या बोल रहा है कि ए सी जो होता है हमारा वो डेवलपमेंट लेंथ से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और जो एक्सटेंड कर रहे हैं जितना अमाउंट से बेटा हम एक्सटेंड कर रहे हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन डी और 12 फाइव, विच एवर इज ग्रेटर। पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? पहला आपका स्टेटमेंट बेटा सही है। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा क्या है? पहला हमारा सही है। पहला क्या बेटा हमारा? पहला हमारा सही है। सेकंड बोल रहा है एटलीस्ट हाफ द बार शुड बी बेंट अप एट द कट ऑफ पॉइंट, गलत है हमारा ये, ठीक है ना? और शियर कैपेसिटी जो होता है कट ऑफ पॉइंट का, वो 1.5 टाइम्स होता है शियर फोर्स एट दैट सेक्शन का। तो आप क्या हैं, आप क्लॉज पे भी जा सकते हैं 26.2
2.3.2 क्लॉथ पे जाकर देखिएगा तो वो डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर द बेस्ट वे टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड। आपको क्या करना है कि आपको बॉन्ड एडिक्वेट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हमारा, तो ध्यान रखिएगा, पहला है टू प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ लार्ज डाया बार्स। क्या है हमारा, टू प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ लार्ज डाया बार्स। सेकेंड है स्मॉलर डाया का लार्ज नंबर और इंक्रीज द कवर और एडिशनल स्टीरअप्स। कवर और एडिशनल स्टीरअप्स जो होता है हमारा, कवर तो इन्फोर्समेंट को रस्टिंग से बचाता है मेनली, एडिशनल स्टीरअप्स हमारा शियर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या स्प्लाइसिंग लैब में भी हम लोग एडिशनल स्टीरअप्स यूज करते हैं। क्लियर है ना? अगर 36 mm डाया से ज़्यादा आता है तो उस केस में जहाँ वेल्डिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो बेसिकली लड़ाई हमारा ए और बी के बीच है। तो ध्यान रखिएगा बेसिकली कि हम लोग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स लेते हैं। क्यों लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स? हम लोग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स रहेगा तो आपका मोर बॉन्डिंग सरफेस एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया के लिए जो हमारा सरफेस एरिया होगा वहां बॉन्डिंग ज्यादा होगा। इट विल प्रोवाइड मोर सरफेस, इट विल प्रोवाइड मोर बॉन्डिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हमारा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट। it will provide more bonding surface area for the same amount of reinforcement। अब जब बॉन्डिंग सरफेस एरिया हमें ज्यादा मिल रहा है तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि द बॉन्ड द डेवलपमेंट लेंथ in comparison for a 20 mm dia deformed bar for grade of Fe415 embedded in a concrete of M25 डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब यहाँ डिफॉर्म्ड बार्स दे दिया, मतलब कंप्रेशन वाला केस हो गया, 60% से इंक्रीज करना है। सॉरी, डिफॉर्म्ड बार से हमारा तो 60% से इंक्रीज करना है, और कंप्रेशन वाला भी केस हो गया हमारा तो 25% से भी इंक्रीज करना है। मतलब जो टाउ बीडी दिया हुआ है 1.4, उसको क्या करना होगा? 1.6 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1.25 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि आपका Fe415 के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 60% से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, कंप्रेशन के कारण 25% से। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.87 Fy इंटू टाउ अपॉन 4 टाउ बी डी। सो दैट्स इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू क्या लिखेंगे? 20। टाउ कितना दिया हुआ है, सॉरी डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20 mm दिया हुआ है हमारा। 4 इंटू क्या लिखेंगे? 1.6 4 इंटू 1.6 इंटू 1.25 इंटू 1.4। तो ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू आएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 645 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 645 mm आ जाएगा हमारा। तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चंस जेई में आते हैं। बच्चा क्या होगा? डिफॉर्म्ड बार से फोकस नहीं करेगा। नेक्स्ट बोल रहा है टॉर्जन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए टू वे स्लैब। क्या बोल रहा है बेटा? टॉर्जन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए टू ए स्लैब। सो ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि टॉर्जन से क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंड्यूस होता है। टॉर्जन से क्या होता है? सॉरी, टॉर्जन से इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमारा बहुत ज्यादा इंड्यूस होता है। सो व्हेन टॉर्जन से जब इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंड्यूस हो रहा है तो आरसीसी मेंबर का डेप्थ क्या होता है? कम होता है। सो ऑब्वियसली सी बात है, डेप्थ कम होगा, टॉर्सन शियर स्ट्रेस क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जब शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें डायगोनल टॉर्जन, सॉरी डायगोनल टेंशन क्या होगा? इंड्यूस होगा। जब डायगोनल टेंशन इंड्यूस होगा तो कॉर्नर्स पे डायगोनल टेंशन इंड्यूस हो रहा है। अब डायगोनल पे अब डायगोनल, सॉरी डायगोनल टेंशन जब इंड्यूस होगा हमारा कॉर्नर्स पे,
तो उस स्लैब्स के अराउंड क्या होगा, स्पाइरल क्रैक्स फॉर्म होगा, स्पाइरल क्रैक्स जनरेट होगा, उस स्लैब्स के अराउंड क्या होगा, स्पाइरल क्रैक्स जनरेट होगा। तो उसी स्पाइरल क्रैक्स को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर्स पे टॉर्सन इन्फोर्समेंट देते हैं। क्या देते हैं बेटा, टॉर्सन रिइंफोर्समेंट देते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब रीस्ट्रेंड एट ऑल एज द टॉर्सनल इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड इज। क्या बोल रहा है बेटा, टॉर्सनल इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड इज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, रीस्ट्रेंट स्लैब का मतलब क्या होता है। रीस्ट्रेंट स्लैब का मतलब ही होता है कि हम स्लैब्स जिसके कॉर्नर्स को लिफ्टिंग करने से हम रोक रहे हैं, जिसके कॉर्नर्स को लिफ्टिंग करने से हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रीस्ट्रेंड एट ऑल एज। क्या दिया हुआ है बेटा, रीस्ट्रेंड एट ऑल एज। इसका मतलब क्या हुआ रिस्ट्रेंड एट ऑल एज का, रिस्ट्रेंड एट ऑल एज का मतलब हो गया कि जो वर्टिकल ट्रांसलेशन है वो नहीं होगा, वर्टिकल ट्रांसलेशन नहीं होगा। जब वर्टिकल ट्रांसलेशन नहीं होगा तो एज जो होगा कॉन्टिन्यूअस और फिक्स्ड या सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है। एज हमारा कॉन्टिन्यूअस, फिक्स या सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है। तो जो जनरली हम लोग टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट देते हैं, ध्यान रखिएगा, टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट जो देते हैं वो टॉप लेयर में भी देते हैं और साथ साथ बॉटम लेयर में भी देते हैं। और जो टॉप और बॉटम लेयर्स पे जो बार्स होते हैं, बार लेयर्स, वो पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्लैब होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्लैब होते हैं टॉप और बॉटम लेयर्स। तो जब पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्लैब होगा तो जो बार के एज से मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं शॉर्टर स्पैन, जो है उसका 1.5। कितना, शॉर्टर स्पैन का 1.5 लेते हैं हम लोग। क्या हम लोग लेते हैं, बार एज से मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं शॉर्टर स्पैन अपॉन इंटू 1/5 इंटू 1/5। क्लियर है ना। और ये आपका क्या होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। और जो आप एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप लीजिएगा तो 1/5 कितना हो गया, 0.375 हुआ पॉइंट। अच्छा, इसमें इसमें तो डिस्टेंस पूछा ही नहीं, इसमें डिस्टेंस आपसे पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग वन एंड पे हमारा क्या होगा, हमारा बार एज से मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए टॉर्सनल रिइंफोर्समेंट का, शॉर्टर स्पैन का 1/5। और जो एरिया लेंगे हम लोग ईच लेयर पे, टॉप और बॉटम में जो लेयर आ रहा है, जो लेयर आ रहा है हमारा पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्लैब, तो वो हमारा होना चाहिए कितना बेटा, 3/4 ऑफ AST मैक्स, जो हम लोग यूज कर रहे हैं मिड स्पैन पे। जो मिड स्पैन पे एरिया यूज कर रहे हैं उसका 0.75 टाइम्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दैट इज एरिया दैट वी रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट, area that we required for the maximum mid span moment in the slab, area that we required for the maximum mid span moment in the slab, उसका कितना होना चाहिए, 3/4 टाइम्स। सो हम लोग क्या बोलेंगे, 3/4 है तो 0.47, 0.75 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 0.75, 3/4 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.75। तो क्या हो जाएगा 0.75 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन। तो ये भी IS कोड का ही डाटा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, क्या है बेटा, फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन ए कॉन्टिन्यूअस आरसी बीम, कॉन्टिन्यूअस लाइव लोड कहां होना चाहिए। तो पता ही कि लाइव लोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम फॉर बेंडिंग मोमेंट। सो आपको ये चीज याद होना चाहिए इसके अलावा भी केस कि अगर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट चाहते हैं मिड स्पैन पे, मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट चाहते हैं अगर आप मिड स्पैन पे, तो लोड को रखना है मिड स्पैन में और अल्टरनेट स्पैन को क्या करना है, लोड अल्टरनेट स्पैन पे भी लोड होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे ये मिड स्पैन है, इसको हम क्या कर दिए, लोड कर दिए, और अल्टरनेट स्पैन,
और अल्टरनेट स्पैन, तो अल्टरनेट स्पैन भी लोडिंग है, मिड स्पैन भी लोडिंग है. So if you are loading the mid span and alternate span, then you will get the maximum positive moment at mid span. Maximum positive moment at mid span. Then we will get what? Then we will get the maximum positive moment at mid span. Clear है ना? चलिए, अगर यही आप अगर यही आप चाहते हैं कि निगेटिव मैक्सिमम स्पैन मोमेंट हो सपोर्ट पे, निगेटिव मैक्सिमम स्पैन मोमेंट हो सपोर्ट पे सब, तो आपको क्या करना होगा, सपोर्ट के इधर साइड पे, दोनों साइड पे, दोनों साइड पे स्पैन, सपोर्ट के दोनों साइड पे स्पैन को क्या करना होगा, अनलोड करना होगा. और फिर उस दोनों साइड के जो एडजेसेंट साइड है उस पे क्या करना होगा, लोडिंग करना होगा. कैसे कर, देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ हमें चाहिए कहाँ चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट. तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि सपोर्ट के आइदर साइड पे क्या कीजिए, सपोर्ट के, मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, तो सपोर्ट के आइदर साइड ये हो गया और ये आ गया, क्या कर दिए, इसको अनलोडिंग कीजिए. और इसके इस तरफ क्या कीजिए, लोडिंग कीजिए. So this will what, this will get, मतलब next span, this will get the what, maximum negative moment at support. वैसे ही maximum negative moment at maximum negative mid span moment चाहिए, maximum negative mid span moment चाहिए, तो mid span के दोनों adjacent side को क्या करेंगे, लोड करेंगे. मिड स्पैन के दोनों एडजेसेंट साइड को लोड करेंगे और फिर अदर अल्टरनेट स्पैन को क्या करेंगे, हम लोग लोड करेंगे. तो ये आई एस कोड का डाटा है, ये आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट, अब आपका बोल रहा है द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए टी बीम सेक्शन. ध्यान रखिए इस बात का, अगर हम बात करते हैं टी बीम सेक्शन का, तो बेसिकली आपका न्यूट्रल एक्सिस हमारा जनरली टुवर्ड्स द फ्लैंज या इन द फ्लैंज होता है फॉर द डिजाइनिंग भी. तो हमारा इसका सेंटर वाइड जो होता है ज्यादातर बॉटम पे ही क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है. ठीक है ना, क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है. तो जनरली ये क्या होता है, लो लोडिंग पे, अगर आपका लोडिंग अगर कम है उसके उस पे हम देखेंगे क्या, कि हमारा बेंडिंग, अगर आपका लोडिंग लो है तो टॉप बॉटम फाइबर पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा. लेकिन जब लोडिंग बढ़ाइएगा, तो अगर कंक्रीट में तो लोडिंग बढ़ाइएगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर द, मतलब इन्फोर्समेंट हमारा क्या होगा, ज्यादा चाहिए हमें. तो उस केस में क्या होता है, लोडिंग बढ़ाने से क्या होता है कि जो कंक्रीट टेंशन में है उसमें क्रैक्स आ जाएगा, और उसके कारण क्या आएगा, हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा, टॉप फाइबर पे आएगा. क्या आएगा, टॉप फाइबर पे. इसलिए आपका डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन पे. तो बहुत सा बुक में आंसर थ्री दिया जाता, थ्री रहता है, लेकिन आप डी मारिएगा क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग कंडीशन. ध्यान रखना है आपको जेई लेवल पे मैक्स, क्योंकि हम अभी डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैक्स क्योंकि मतलब नहीं है, ईएससी गेट में बताते हैं डिटेल्स में कि क्यों हमारा टॉप और बॉटम पे हो रहा है, और डिटेल्स में मैंने एक ब्रीफिंग बताया आपको. मैक्सिमम स्ट्रेस होगा बॉटम फाइबर पे अगर आपका लो लोडिंग है, हाई लोडिंग है तो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा टॉप फाइबर पे. ध्यान रखिएगा इस बात का, हाई लोडिंग पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा कहाँ, टॉप फाइबर पे. चलिए नेक्स्ट बोल रहा है क्या, हमारा इनलार्ज हेड. क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट बोल रहा है हमारा इनलार्ज हेड ऑफ द सपोर्टिंग, इनलार्ज हेड ऑफ द सपोर्टिंग. क्या बोल रहा है बेटा, इनलार्ज हेड ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम ऑफ द स्लैब. तो इसको ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि आपका, अगर आपका ये क्या है, स्लैब है, तो इसको एक क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं हम लोग, और ड्रॉप से क्या होता है हमारा, फिर क्या होता है, हम हाँ देखिए, ड्रॉप रहा हमारा और ड्रॉप के बाद क्या होता है हमारा, कैपिटल रहता है, फिर कॉलम रहता है. सो आपका इनलार्ज शेप क्या रहा हमारा, क्या रहता है बेटा, इनलार्ज शेप हमारा कैपिटल. ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सब पूछता है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखिए यही है हमारा, ये क्या, ये हमारा क्या है, ड्रॉप, और ये क्या है बेटा, ये हमारा कैपिटल। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है क्या, व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ reinforcement, मिनिमम एरिया ऑफ reinforcement इन बीम व्हेन Fe 415 इज यूज्ड। तो पता है कि AST अपॉन BD क्या होता है, 0.85 अपॉन FY। सो हम क्या लिखेंगे, AST upon BD, this is what, this is the percentage area of reinforcement, so that's equal to 0.85 upon 415 into 100 if we need to find out in percentage. So it will be what, it will be equal to 0.2%, it will be equal to what, 0.2%. सो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, इसी तरह से अभी तो आरसीसी का 2-3 सेशन और चलेंगे, ठीक है ना, 3 सेशन लेके चलिए और चलेंगे, तब आरसीसी कंप्लीट करेंगे। 10 to 20 क्वेश्चंस डेली होगा, उसका हम लेके आएंगे अनदर सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स पे लेके आएंगे। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर, share this video as much as you can, because this is beneficial to all, whether he or she is whether he or she is our student or not, it's free access to all. So thank you, stay blessed.